बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलाई एंड हो गया है। जुलाई में जो जो इवेंट हुए, जो करंट अफेयर में आ सकते हैं, वो सारे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो शुरू कर लेते हैं हम। सबसे पहले आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है किसका जी? यूक्रेन का। इसके लेकिन अब थोड़ा सा नाम मुश्किल है। यूलिया याद कर लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। यूलिया सेवेरेद्यानको, ये इनका नाम है जी। 17 जुलाई 2025 से ये आई हैं, तो इनके बारे में आपने ज़रूर याद रखना है क्योंकि ख़बरों में है। यूक्रेन और रशिया का इशू इस वजह से ही ये चेंज की गई है ताकि मामला सेटल डाउन की तरफ जाएं। और इसमें आप देखिए मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर भी आपने याद करना होता है। किसी भी कंट्री के दो नाम आपने ज़रूर याद करने होते हैं, एक हेड ऑफ द स्टेट, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है चाहे वो प्रेसिडेंट है। दूसरा आपने फॉरेन मिनिस्टर का ज़रूर याद करना होता है। तो यूक्रेन का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कौन है जी? एंड्री सबीहा। ये जो है ना क्या है जी, यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्टर हैं। आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा यूक्रेन का मैप देखते हैं। यूक्रेन के मैप में अगर हम देखें तो ये हमारे पास मैप है यूक्रेन का, जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है। सारा ब्लू जो है ये यूक्रेन का मैप है। और ये जो है हमारे पास सारे का सारा ये रशिया है। ये सारा रशिया है, ये यूक्रेन है। इनकी एक जंग चल रही है। कीव इनका क्या है जी? कैपिटल है। तो इस सवाल बार बार रिपीट हुआ कि कौन से एरियाज़ हैं जो रशिया ने क्या कर लिया, जिन्हें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, या जिनके अंदर जो न ज़्यादा ये जो जंग चलती रही है। वो हमारे पास डोनेट्स्क का इलाका है, लुहांस्क का इलाका है। और इस तरह से हमारे पास ये दो मेन इलाके हैं जिनके बारे में अक्सर न्यूज़पेपर में होता है। तो ये इलाके आज़ाद हो गए, यहाँ पर रशियन से ज़्यादा रहते थे, तो ये इन पे जो रशिया ने कब्ज़ा करके इन्हें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया हुआ है। ठीक है, ज़िपोरिजिया के इलाके पे भी वो क्लेम करता है। ये सारे वो इलाके हैं। ठीक, तो ये बेटा थोड़ा सा मैप था, आप देख लें। यूक्रेन के बिल्कुल साउथ के अंदर हमारे पास ब्लैक सी है। हमारे पास क्या है? ब्लैक सी है। ईस्टर्न साइड पे रशिया है। ये सारा क्या है? रशिया है। अगर वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो यूरोप है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, रोमानिया है, या मोल्डोवा भी लगता है। ठीक है, और यहाँ ऊपर नॉर्दर्न साइड पे बेलारूस है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे क्या है? हमारे पास रशिया है। तो ये थोड़ा सा मैप भी आपने याद रखना है। दूसरा आप देखिए, अगर हमारे पास एक और हेडलाइन है यूक्रेन के हवाले से, तो ट्रंप साहब जो हैं इनकी भी जो है ना बातचीत हुई है। तो ये एग्री हो गया है कि आज यूक्रेन को कौन सा सिस्टम देने के लिए, पैट्रियाटिक जो मिसाइल सिस्टम है उसके हवाले से सवाल बनेगा। रिसेंटली अमेरिका कौन सा मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को देने जा रहा है? तो पैट्रियट जो मिसाइल सिस्टम है वो जो है ना जी देने जा रहे हैं किसे जी? यूक्रेन को, ताकि वो डिफेंस के जो मामला है बेहतर कर सके रशिया के खिलाफ। तो पहले ट्रंप नहीं मान रहा था, 2-4 दफ़ा इसने धोया है ज़ेलेंस्की को, अच्छा खासा धोया है उसे। और अब जो है ना आके वो राज़ी हो गया कि ठीक है जी, अब जो है ना मैं आपको ये जो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम जो है मैं आपको देता हूँ। ठीक है जी, तो ये सवाल आपका इस तरह से बन सकता है, कौन सा मिसाइल सिस्टम जो है ना जी देने के लिए ट्रंप साहब एग्री हो गए? तो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है। ठीक है जी, अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका सलूशन निकल आएगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर निकला है, चेंज हो गया है। और अमेरिका का जो दबाव है वो भी है यूक्रेन पे कि वो जी किसी ना किसी मुआहदे पे पहुँचे रशिया के साथ। रशिया का भी जो मकसद है वो ये है कि उसकी असल में सिक्योरिटी है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है यूरोपीय यूनियन का और नेटो का पार्ट ना बने। तो जैसे उसे इस बात की श्योरिटी मिलेगी कि जी यूक्रेन जो है नेटो का या फिर यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बनने जा रहा, तो वो वैसे ही विथड्रॉ कर लेगा। 2022 में ये जंग शुरू हुई थी। एग्जैक्ट डेट पूछता है 24 फरवरी 2022 से ये जंग शुरू हुई थी और अभी तक चलती जा रही है। ये एग्जैक्ट डेट पूछता है 24 फरवरी। ठीक है जी, तो ये अपडेट से यूक्रेन के हवाले से। अब हम आगे चलते हैं जी, कुछ और हमारे पास अपडेट्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान
wins first ever gold medal in international biology olympiad। इंटरनेशनल बायोलॉजी के जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ये मैट्रिक लेवल का आप मतलब कह लें, मतलब हाई लेवल का ये कंपटीशन होता है। पूरी दुनिया के लोग जो है ना जिस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। तो इस बार जो है ना जी पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल राफे पराचा साहब हैं जी, जो पाकिस्तान के लिए क्या जीते हैं, उन्होंने वहाँ से गोल्ड जीता है। इन्होंने क्या किया है जी, गोल्ड जीता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट अब्दुल राफे पराचा विन्स फर्स्ट ईवर गोल्ड मेडल एट इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड इन फिलिपाइन। तो ये फिलिपाइन में हुआ है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है किधर हुआ है, फिलिपाइन में। जो स्टूडेंट है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उसका नाम आपने याद रखना है, अब्दुल रऊफ पराचा, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या है। ये हमारे पास हाई स्कूल स्टूडेंट के जो इंटरेस्टेड, जो बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, उनका कंपटीशन होता है। ठीक हो गया जी, बस इससे ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। वन मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप जो हुआ, इसे किसने जीता है जी, तो इसे जीता है जापान ने। विनर कौन है जी, जापान है। पाकिस्तान इसमें रनर अप रहा है, पाकिस्तान रनर अप रहा है। किधर हुआ है, ये चाइना में हुआ है। इसका वेन्यू भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये किधर हुआ है जी, चाइना में हुआ है। और डेट ना याद रखें, डेट का नहीं पूछा जाएगा आपसे। मैक्सिमम ये किसने जीता है, पाकिस्तान रनर अप था और पाकिस्तान को 3-0 से जो है ना जिन्होंने शिकस्त दी है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी पीपल डाइड इन रिसेंट रशिया प्लेन क्रैश। जो रशिया का जहाज क्रैश हुआ है उसमें कितने लोगों की डेथ हुई है जी, 48 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई है। ये कब हुआ है जी और कौन सी जगह पे हुआ है, तो 48 लोगों की इसमें डेथ हुई है। 24 जुलाई को ये हुआ। ईस्टर्न साइड, फॉर ईस्ट वाला जो हिस्सा है रशिया का, वहाँ पे जहाज जो है जी क्रैश हुआ है। और ये अंगारा एयरलाइन थी, उसका जहाज था, ठीक है जी। फॉर ईस्टर्न आमूर रीजन याद ना रहे तो आप अंगारा एयरलाइन याद रखिएगा। 24 जुलाई को हुआ, ये डेट याद रख लें। कितने लोग, या इस तरह से पूछा था रिसेंटली कौन से मुल्क का जहाज गिरा है जिसमें 48 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। इस तरह से भी वो आपसे करंट अफेयर पूछ सकता है। हाउ मैनी पीपल डाइड इन रशियन अर्थक्वेक। रशिया में आपको बताया अभी जलजला आया है, तारीख का जो है जिसकी शिद्दत जो है 8.8 बताई जा रही है रिक्टर स्केल के ऊपर। कितना डिग्री का, 8.8। मतलब ये आप देखेंगे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 7 पॉइंट समथिंग का आया अभी तक मैक्सिमम। तो 8.8 अच्छा खासा जो है ना जी ये मैग्नीट्यूड होती है। तो ये जलजला आया है जिसमें जो है तकरीबन बताया ये जा रहा है ऑफिशियली तो 1790 लोग बताया गया है कि जो मारे गए हैं, लेकिन अनऑफिशियल जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 8000 के करीब लोग इसमें मारे गए हैं। ठीक है, तो 29 जुलाई को ये आया, 29 जुलाई को आया रशिया के हवाले से। ये 2-3 इवेंट थे जो मैंने आपको कवर करवाए हैं। तो रिक्टर स्केल ज़रूर याद रखना कितने डिग्री का है और कौन से मुल्क में आया है। ये भी ईस्टर्न साइड पे था, पैसिफिक वाली साइड पे। रशिया का वो हिस्सा जो पैसिफिक वाली साइड पे है वहाँ पे ये था। विच कंट्री विल होस्ट T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है ये कौन होस्ट करने जा रहा है, तो ये जी इंडिया और श्रीलंका होस्ट करने जा रहे हैं जी। ठीक है जी, कब जी, फरवरी और मार्च 2026 में ये होगा, अभी नहीं होगा, 2026 में होगा। ठीक है जी, कंट्री का नाम याद रखना है, इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे। लास्ट चैंपियन 2024 वगैरह देखें तो कौन था जी, हमारे पास इंडिया था। 2 साल के बाद होता है, 24 में और 26 में होगा। तो लास्ट चैंपियन कौन था जी, इंडिया था और रनर अप जो था साउथ अफ्रीका था। इसे वेस्ट इंडीज और यूएसए ने होस्ट किया था 2024 का। आपसे पूछा जाए जो T20 का वर्ल्ड कप था इसे वेस्ट इंडीज और यूएसए ने होस्ट किया। रनर अप जो था साउथ अफ्रीका था और विनर कौन था जी, इंडिया था। ठीक है जी, 2024 वाला। 26 वाला श्रीलंका और इंडिया में होने जा रहा है, याद रहेगा। Which country has qualified for 2026 T20 वर्ल्ड कप फॉर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। उसने कहा 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, कौन सा मुल्क है जो हिस्ट्री में पहली बार जिसने क्वालिफाई किया है, तो वो इटली है हमारे पास बेटा। वो कौन से कंट्री है हमारे पास, इटली कंट्री है। इंडिया और श्रीलंका में जो होने जा रहा है अभी जो मैंने बताया आपको उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन था, मैंने इसके साथ ही डाल दिया। ये है जी एक और सवाल, प्रिंस वलीद जो है ना, अल वलीद, इसकी डेथ हुई है। सऊदी अरब का ये प्रिंस था जो कोमे में था,
पिछले तकरीबन कोई 20 सालों से। तो इसे इसीलिए जो है ना जी कौन सा शहजादा भी कहा जाता था, स्लीपिंग प्रिंस भी कहा जाता था। ठीक है, ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं इसका। मैक्सिमम आप उस बंदे का नाम याद रखेंगे, या वो इस तरह पूछ सकता है स्लीपिंग प्रिंस जो था वो जो भी जिसकी डेथ हुई है वो उसका ताल्लुक कौन से मुल्क से है। सऊदी अरब से था, ये कोमा में था 20 साल, उसके बाद अब इसकी डेथ हो गई है। 70th ब्रिक्स समिट 2025 हेल्ड इन विच कंट्री। 2025 की जो 17वीं ब्रिक्स की समिट हुई है कौन से मुल्क में जी हुई है? अभी रियो डी जनेरो में हुई है, ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील का सिटी कौन सा है जी? रियो डी जनेरो है। थीम क्या था जी? इसका थीम भी याद करना है आपने, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ये जी इसका थीम था। तो आपको बताया अब ब्रिक्स जो है इसके 10 मेंबर हो गए हैं, 11वां नहीं है, अर्जेंटीना भी नहीं हुआ है मुकम्मल तौर पे इसमें ऐड। 10 इसके मेंबर हैं। आपको बताया कि दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी है जिन्होंने फ्यूचर में लीड करना है, ये उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पाकिस्तान प्रेसिडेंट रिसेंटली गिव निशान पाकिस्तान मिलिट्री अवार्ड टू। निशान पाकिस्तान का जो मिलिट्री अवार्ड है अभी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने किसे दिया है जी? सवाल ये है तो वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गोराबी, ये नाम याद रखना आपने। सऊदी अरब के ये जो नेवल फोर्स है, रॉयल नेवल फोर्स, उसके जो है ना जी आप देखेंगे वाइस एडमिरल हैं, क्या नाम है? मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गोराबी। ठीक है जी, तो ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, तो इन्हें क्या दिया गया जी? पाकिस्तान का जो सिविल अवार्ड है, क्या नाम है जी? निशान पाकिस्तान, वो इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी रिसेंटली अवार्डेड द निशान इम्तियाज मिलिट्री टू विच कंट्री कमांडर। तो ये अमेरिका के हैं जी, कुरेला साहब, इनके बारे में ज़रूर आपने याद करना है। ये रिसेंटली पाकिस्तान आए हुए थे, तो इनके बारे का नाम क्या है? जनरल माइकल ई कुरेला। कुरेला कुरेला पढ़ लें, कुरेला पढ़ लें। ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, तो पाकिस्तान ने क्या दिया इन्हें? पाकिस्तान का जो अवार्ड है निशान इम्तियाज़, ये दिया आसिफ अली जरदारी साहब, आपको पता है अवार्ड लगा रहे हैं इन्हें। ठीक है जी, तो ये क्या है? इनका डेजिग्नेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या है जी? माइकल एरिक कुरेला हैज सर्व्ड एज 15th कमांडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड। तो सेंट्रल कमांड वाला लफ्ज़ याद रखना है कि 2022 से ये सेंट्रल कमांड को क्या कर रहे हैं जी? लीड कर रहे हैं, उसके कमांडर हैं। कमांडर हैं किसके जी? सेंट्रल कमांड के। यूएसए की मुख्तलिफ कमांड मौजूद हैं। नेल्सन मंडेला डे हर साल मनाया जाता है जी 18 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है जी? 18 जुलाई 1918 को ये पैदा हुआ था, इसीलिए 18 जुलाई हर साल नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है इंटरनेशनल यूएनओ की तरफ से। स्लेवरी के खिलाफ इन्होंने जद्दोजहद की थी, गुलामी के खिलाफ, और फिर जेल काटी इन्होंने बड़े अरसे तक, 27 साल ये जेल में रहे। फिर उसके बाद ये साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट भी बने आगे चल के 1994 से लेकर 1999 तक। इसकी डेट ऑफ डेथ भी पूछता है, 5 दिसंबर 2013 को इसकी डेथ हो गई। ये वाली डेट भी और ये वाली डेट भी पूछता है। ठीक है जी, तो हर साल मनाया जाता है। ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। यूएसए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन द। यूएसए का जो इंडिपेंडेंस डे है हर साल मनाया जाता है 4 जुलाई को। जुलाई में गुजरा है 1776 की जो तारीख थी, 4 जुलाई को इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस का जो दिन है वो डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि जंग चलती रही थी बरतानिया के साथ 1783 तक। जो इंडिपेंडेंस की जंग है इनकी 1775 से लेके इसी में जाके बरतानिया ने ऑफ पेरिस करने के बाद। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी आज़ादी जो डिक्लेयर कर दी थी कब? 4 जुलाई 1776। इसलिए आज भी अपनी जो इंडिपेंडेंस डे है वो 4 जुलाई ही मनाते हैं। फिर तो कहते हैं हम लड़ते रहे थे जंग आज़ादी की, फिर हम क्या कर रहे थे? फिर तो हम लड़ रहे थे। तो
आपको पता है इनका जो इंडिपेंडेंस का की डिक्लेरेशन है वो थॉमस जेफरसन ने लिखी थी। ठीक है, थॉमस जेफरसन के हवाले से भी बनता है सवाल, जिसने डेमोक्रेटिक पार्टी भी बनाई थी। हमारे काम में दो बड़ी पार्टीज हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिकन पार्टी। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके बारे में आता है कि थॉमस जेफरसन ने बनाई थी, और ये जो $2 का इनका नोट है उसके ऊपर थॉमस जेफरसन की तस्वीर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने इसके बारे में कर लेना है। आगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है इसे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है जी, दुनिया की जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो 1% के करीब करीब है, लेकिन पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है पिछले साल वो 2.5% है। और कोई काम नहीं है, बच्चे पैदा करी जाओ। दुनिया अपनी जो आबादी है उसे कंट्रोल, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी इशूज़ भी बढ़ेंगे, मसाइल भी बढ़ेंगे। हमारे पास तो कोई सिस्टम है ही नहीं ना प्लानिंग का कि कितनी आबादी है, किस तरह से रिसोर्सेज तकसीम होंगे, किस तरह से हम प्लानिंग करेंगे। और हम फिर दुनिया से ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ा रहे हैं अपनी आबादी को। क्या करना है इतनी आबादी करके? ठीक है, तो लेकिन आबादी बढ़ाएं, लेकिन साथ में रिसोर्सेज और जो मैनेजमेंट है उसे पे भी तो थोड़ी सी तवज्जो दी ना। तो इस तरह से जो है ना जी, अभी कुछ इस साल थोड़ी सी 2025 में कम हुई है, पिछले साल के मैं बता रहा हूँ 2.5% थी, अब कुछ थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है जी, थीम क्या था जी 2025 का जो हमारे पास ये पॉपुलेशन डे था? एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड द फैमिलीज दे वांट। ठीक है जी, ये आपको सामने तस्वीर लगाई हुई है, एक बंदा है, कितने बंदे? 1 2 3 4 5 6 बच्चे उसने बिठाए हुए हैं। एक उनकी चने बेगम है, 5 बच्चे हैं साथ में। ठीक है, एक मोटरसाइकिल के ऊपर। ये बता ये रहा है कि यार एक जो मोटरसाइकिल है वो 6 बच्चों का या इतनी बड़ी फैमिली का बोझ नहीं उठा सकता। तो ये जो मोटरसाइकिल है इसे आप दुनिया समझें, आप अपना घर समझें, या अपना जो है ये मुल्क समझें। थोड़ा सा आबादी को कंट्रोल करें, आराम से 3-4 बच्चे ही जा सकते हैं, इतने ज़्यादा लाद लेंगे तो फिर यही हाल होगा जो इसका हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस्ड AI एक्शन प्लान। तो अमेरिका है जी, अमेरिका ने क्या किया है जी, AI का एक्शन प्लान जो है अनाउंस किया है। अमेरिका का नाम याद रखेंगे। AI की रैंकिंग के हवाले से जो है ना जी, ये चार्ट मैंने साथ में ऐड किया है। पहले नंबर पे जो है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स हैं, दूसरे नंबर पे चाइना है, फिर UK है। ठीक है जी, Pakistan has become president of United Nations Security Council for which month of 2025। तो कौन से महीने के लिए बनाया जी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट? तो जुलाई मंथ के लिए, 1 महीने के लिए बनता है। 1 महीने के लिए होता है बेटा, जुलाई के लिए पाकिस्तान बना था। अब जो है ना जी ये कम हो गया तो पाकिस्तान नहीं रहा है। ठीक है जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट जो होता है वो 1 महीने के लिए होता है। ठीक है, और पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर? 15। 5 होते हैं हमारे पास परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। उन 10 का भी हिस्सा बना पाकिस्तान 2025-2026 के लिए। पाकिस्तान यूएनओ के जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसका भी अभी हिस्सा है 2025 से लेकर 2026 तक। 2025 पूरा साल, 26 पूरा साल, मतलब 2 साल के लिए ये इलेक्ट किए जाते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो पाकिस्तान 25-26 के लिए वो भी बना। और फिर एक मतलब वो क्या है हमारे पास, उसके लिए उसका लफ्ज़ यूज़ करेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर 2025-26 के लिए बना है। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर। और अब इसमें ये देखें, ये सवाल में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे आप? तो यहाँ क्या प्रेसिडेंट है किसका? वहाँ पे मेंबर है सिर्फ नॉन परमानेंट। यहाँ क्या है जी, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनता है कितने अरसे के लिए? 1 महीने के लिए बनता है कोई भी कंट्री, तो पाकिस्तान इसके लिए बना है। तो इसके लिए जो आपका नॉन परमानेंट मेंबर बना है पाकिस्तान, ये कोई बना है 8वीं बार, 8th। ये भी पूछा है पेपर में। सबसे पहले 1952 में और 1953 के लिए बना था पहली दफ़ा। अभी आखिरी दफ़ा 2025 और 26 के लिए बना है और 8वीं दफ़ा बना है। ये पूछ सकता है कितनी दफ़ा बना है? पाकिस्तान भी 8वीं दफ़ा बना है, इंडिया भी 8 दफ़ा बन चुका है। ठीक है जी, अब ये सवाल ऐसे बन सकता है कि यूएनओ के अंदर जो है पाकिस्तान का परमानेंट जो है ना जी रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो आपको नज़र आ रहा है सामने, आसिम इफ्तिखार साहब हैं जी। आसिम इफ्तिखार साहब जो है क्या है जी,
पाकिस्तान के क्या बने हैं जी, देखिए कोई ना कोई बंदा तो प्रेसिडेंट बनेगा ना, इतने मुल्क को जो बना रहे हैं, मुल्क का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव भी तो होगा ना उधर। तो आसिम इफ्तिखार साहब जो है ना जी, इन्हें बनाया गया है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, आसिम इफ्तिखार अहमद, ठीक है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इन्हें मिली प्रेसिडेंसी। जब हमारे पास प्रेसिडेंसी थी तो हमने क्या किया, कश्मीर के ऊपर जो है ना जी क्या की जी, एक मीटिंग बुलाई, एक डिबेट बुलाई। कौन सी तारीख को, जुलाई को, 22 जुलाई को, 22 जुलाई को जो है ना जब हमने मीटिंग बुलाई, शहबाज शरीफ साहब जो है जी आपके सामने जो है ना जी क्या कर रहे हैं जी, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है जी हमारे पास ये क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग कॉल इजराइल गजा ब्लॉकेज एंड डिनाइल ऑफ फूड एड मॉरली रॉन्ग। चले शुक्र है इनकी तरफ से भी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ये बयान आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब एक ही कुछ हैं ये सारे के सारे। तो इन्होंने हमेशा जो है फ़लस्तीन की मजम्मत की, इन्होंने इजराइल के हक़ में बयान दिए, जंग के दौरान भी, जेनोसाइड के दौरान भी। अब इनका ये बयान आया, इसलिए मैंने इधर लगाया कि इन्होंने कहा कि जो इजराइल ने जो है ना जी गज़ा का ब्लॉकेज किया हुआ है और फूड को डिनाई कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है, वो मॉरली क्या है, रॉन्ग है। तो सवाल इस तरह से बनेगा कि ये स्टेटमेंट लिखिएगा कि जी रिसेंटली कौन से मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि गज़ा का जो ब्लॉकेज है वो मॉरली रॉन्ग है। तो ऑस्ट्रेलिया के कंट्री का रखेंगे आप याद, कौन सा कंट्री जी, ऑस्ट्रेलिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने जो है ना जी ये बयान दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, वी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 विल हेल्ड। तो COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ये क्लाइमेट चेंज भी होती है। तो ये बेलम में, ब्राज़ील में होने जा रही है, ये होगी नवंबर में जाके, नवंबर 10 से नवंबर 21 के दरमियान में होगी COP30। पिछली जो हुई थी 2024 वाली वो अज़रबैजान में हुई थी, बाकू में। उससे पिछले अगर देखें तो वो UAE में हुई थी। उससे पिछले देखेंगे तो हम वो हुई थी हमारे पास इजिप्ट में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा COP लाजमी देख लीजिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहेंगे इसे हम। आगे हमारे पास FID फेड वुमेन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 का जो विनर है, ये बेसिकली जो है ये चैंपियनशिप जो है ये बेसिकली है चेस की जो गेम है, आपको पता है वो जो है टेबल के ऊपर रख के खेलते हैं, घोड़े होते हैं उसमें, कुछ उसमें हाथी होती हैं और उसमें कुछ प्यादे होती हैं, बादशाह होता है, उसकी मलका होती है, वो सारे जो है ना चेस के गेम में टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। तो उसका मुकाबला हुआ, तो उसका कौन विनर बना जी, दिव्या देशमुख साहिबा जी, इंडिया से इनका ताल्लुक है। तो जॉर्जिया के अंदर ये कंपटीशन हुआ है, चैंपियन हुआ है, तो ये विनर बनी है फाइनली, इन्होंने विन किया जी, दिव्या देशमुख साहिबा हैं जी। नेक्स्ट मेंस क्रिकेट एशिया कप 2025 का जो है ये जी कहाँ पे होने जा रहा है जी, ये होने जा रहा है जी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा 9 से लेकर 28 सितंबर के दौरान, ठीक है जी। और ये जो है ना जी क्या है जी 17वां एडिशन है, और इंडिया और द डिफेंस, अच्छा पिछले हुआ 2023 के अंदर, ये जो है ना जी पाकिस्तान और श्रीलंका ने होस्ट किया था और इंडिया इसका विनर बना था, आपसे पूछ लिया जाएगा 2023 का जो मेंस क्रिकेट एशिया कप था ये किधर हुआ, पाकिस्तान ने और श्रीलंका ने मिलकर इसे होस्ट किया था 2023 में। तो अब वाला UAE में होने जा रहा है और वेन्यू क्या है इसका, UAE है, ठीक है जी, सितंबर में होगा ये। वो करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ OIC का करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये है जी। इस तरह इनकी हालत आपको नज़र आ रही है, OIC की वैसी ही हालत है इस वक्त, ठीक है। तो हुसैन इब्राहिम तहा साहब हैं जी, ये हुसैन इब्राहिम तहा साहब, इनका ताल्लुक चाड से है, चाड CHAD, चाड अफ्रीका का कंट्री है, वहाँ से इनका ताल्लुक है। अक्सर पूछते हैं इनका ताल्लुक कौन से मुल्क से है। OIC आपको पता है 1969 में बनाई गई थी। मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या फ़लस्तीन है उसे सेफ गार्ड करने के लिए, उनके हकूक़ की बात करने के लिए, ठीक है। OIC एब्रीवेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक
कोऑपरेशन है। अब इससे पहले कॉन्फ्रेंसेस था, इससे पहले इसी का मतलब कॉन्फ्रेंसेस था, 2011 में तब्दील करके इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कर दिया गया है। ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो हमारे पास कहाँ है जी, जद्दा में होगा। बनी कहाँ पे थी, ये मोरक्को में बनी थी। पाकिस्तान में जो फेमस हुआ था इसका इजलास वो 1974 वाला हुआ था, दूसरा इजलास था इसका। भुट्टो साहब ने जो है ना जिसकी जो है ना सदारत की थी लाहौर में बादशाही मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ते हुए की एक तस्वीर आती है भुट्टो साहब की, और उनके साथ बड़े बड़े जो लीडरान थे, जिसके अंदर जो है ना जी आप देखेंगे शाह फैसल भी अंदर आए थे, और उसके बाद आप देखें वो जो लीबिया वाले कज़ाफ़ी साहब थे वो थे। इस तरह से बड़े बड़े नाम थे जो लाहौर तशरीफ़ लाए थे। एक अच्छा इनिशिएटिव था, अब तो बेकार हो गई है। ईरान ने जो एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, ये रशिया के सोयूज़ रॉकेट वहाँ से लॉन्च किया गया है। तो इसका सिर्फ आपने नाम याद रखना है, बस इसका आपने सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है कि नाहिद 2 जो है ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो ईरान ने लॉन्च किया है। बस एक तो कौन सी टाइप का सैटेलाइट है, टेलीकम्युनिकेशन का सैटेलाइट है, दूसरा इसका नाम क्या था, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, ये होम मेड था डोमेस्टिकली। पाकिस्तान एयरफोर्स वन हाउ मैनी अवार्ड एट द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री एयर शो। दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री शो हुआ यूके के अंदर, बरतानिया के अंदर, तो वहाँ पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया। JF-17 थंडर जो थे वो वहाँ पे जो है ना जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान की तरफ से ब्लॉक 3 के। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और 2 अवार्ड जीते। ये कब से कब तक हुआ वहाँ पे एयर शो, तो ये एयर शो हुआ बेटा 18 से 20 जुलाई के दरमियान में, और पाकिस्तान ने यहाँ पे 2 अवार्ड जीते जी। 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड एट द रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू RAIAT, ये वाला 2025 द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री एयर शो हेल्ड इन UK, सेपरेट ऑफ मीट ट्रॉफी फॉर JF-17 थंडर, सेपरेट ऑफ ट्रॉफी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए, और कनकर्स डी एलिगेंस ट्रॉफी फॉर C-30 हरकुलिस। ये 2 जो है ना ये अवार्ड लिए, इनके नाम याद रहना है, कोई मसला नहीं। ये देखिएगा अगर सवाल बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री का जो एयर शो हुआ किधर हुआ, पहली बात तो ये बनेगा UK में हुआ। ठीक है जी, कब से कब तक हुआ ये भी पूछा जा सकता है आपसे, 18 से 20 जुलाई के दरमियान में हुआ। ठीक है जी, पाकिस्तान ने कितने अवार्ड जीते जी, 2 अवार्ड जीते। कितने अवार्ड जीते, 2 अवार्ड जीते। ये आपके 3-4 यहाँ से सवाल बन सकते हैं। आगे जी, विच पाकिस्तानी क्लाइंबर रिसेंटली डाइड इन K2 एवलेंजे, तो इफ्तिखार हुसैन सदवारा साहब हैं जी, इनकी अभी डेथ हुई है। ये सारे सदवारा क्यों जो है ना जी अपनी जान के पीछे पड़े हुए हैं। आपको बताया कि पिछले दिनों मोहम्मद अली सदवारा साहब जो थे 2021 में, वो बेचारे चले गए, K2 को सर करने गए थे, वो फिर गुम हो गए, तो उनकी बॉडी मिली थी फिर कई महीनों के बाद। तो सदवारा बेसिकली आप ये देखें कि ये गाँव है सकरदो के अंदर, तो इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। बस ये उनके आप समझ लें कि अली सदवारा साहब के ये फॉलोवर थे, उन्हें मतलब है कि अपना आइडियल समझते थे, उनका जो मिशन था उसे ये आगे लेके चल रहे थे, तो उसे सर करने गए थे K2 को, तो वहीं पे क्या हो गया, इनकी भी डेथ हो गई। तो साजिद अली सदवारा का भी पूछता है, वो इसका बेटा है मोहम्मद अली सदवारा का, वो भी अपने बाप के मिशन को लेके चल रहा है, और 2 दफ़ा उसने K2 को सर किया है। ठीक है, सर करें लेकिन मौसम का भी तो ख्याल रखें ना, अपनी जान के पीछे भी तो ना पड़े ज़बरदस्ती वर्ल्ड रिकॉर्ड के चक्कर में। विच कंट्री इज़ द टॉप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 का जो ह्यूमन HDI था उसमें कौन से मुल्क ने टॉप किया है जी, तो वो हमारे पास है जी आइसलैंड जो है, इसने HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या किया जी, टॉप किया। HDI निकालते कैसे हैं, पाकिस्तान का नंबर इसमें कौन सा है, तो पाकिस्तान का रैंक 168 है, कितने में से, 193 में से। 193 मुल्क जो है ना नंबर, उसमें से पाकिस्तान का नंबर 168 है। अंदाज़ा लगाए हम कितना खर्च करते हैं। तो कैसे निकालते हैं हम, उसके लिए 3 मेजर जो है ना हमारे पास पॉइंट हम देखते हैं। हेल्थ की कंडीशन उस मुल्क में कितनी है और कितना बजट लगाया जा रहा है। उसके बाद एजुकेशन की जो सूरत हाल है
वो क्या उस मुल्क के अंदर एजुकेशन पे कितना बजट लग रहा है, साथ में लिविंग स्टैंडर्ड क्या है वहाँ के लोगों का। ठीक है, पर कैपिटा इनकम के हवाले से मेजर्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, पर कैपिटा इनकम के हवाले से लिविंग स्टैंडर्ड इन सारों को मिला के जो बनाया जाता है वो बनता है हमारे पास HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें टॉप क्या किसने, आइसलैंड ने, और हम किधर हैं 168। हालांकि ये हमें करना चाहिए था, मुसलमान स्टेट जो वेलफेयर स्टेट है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका आइडिया दिया था, जिसकी बुनियाद रखी थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है एक रियासत की जिम्मेदारी है। हम नहीं कर रहे, अंग्रेज कर रहे हैं, और वो पहले नंबर पे आइसलैंड वाले अपने लोगों को फैसिलिटेट करके इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के बाद। Which country declared that he will recognize Palestine as the state at the UN in September? ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। करंटली फ्रांस ने कहा है कि जी हम क्या करने जा रहे हैं जी, फ़लस्तीन को एक ऐसे रियासत जो है हम उसे मानने जा रहे हैं। यूके ने भी यही कहा हुआ है, कनाडा ने भी यही कहा है। कब? सितंबर में। अब देखें सितंबर में क्या होता है, अगले महीने सितंबर का है, तो ये क्या करते हैं, अगर ये उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये जो कत्ल वारत है, ये जो मुसलमान जो फ़लस्तीन के नियत शहरी हैं उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, कम से कम ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर यही मुल्क इस तरह से कर लेते हैं तो हम तो कुछ नहीं कर पाए, या शायद हम करना नहीं चाहते थे। पाकिस्तान लॉन्च्ड एडवांस सैटेलाइट इन स्पेस फ्रॉम विच कंट्री? पाकिस्तान ने जो एडवांस सैटेलाइट स्पेस में भेजा है तो कौन से मुल्क की हेल्प से भेजा है जी हमने, या कहाँ से भेजा है? तो चाइना की हेल्प से भेजा है जी हमने। पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसका नाम क्या था जी? PRSS-1, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1 इसका नाम था जी। ठीक है जी, तो ये हमने थर्सडे को भेजा है, 3 जुलाई बन रही है, 31 जुलाई को, बल्कि 31 जुलाई थर्सडे को हमने भेजा है। डेट याद रखने कब भेजा है, और उसका नाम क्या था जी, उसका नाम क्या था, उसका जो सैटेलाइट हमने भेजा है कहाँ से भेजा है और कौन सी डेट को भेजा है, याद रखेंगे। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास जुलाई 28 ओपन इट्स ऑफिस इन नॉर्थ अफ्रीका इन विच कंट्री? नॉर्थ अफ्रीका के अंदर फीफा ने क्या किया है जी, तो कौन सा मुल्क है जी नॉर्थ अफ्रीका में? जी फीफा ने अपना एक ऑफिस ओपन किया है। तो ये उसकी वजह ये है कि अगला जो फीफा का फुटबॉल कप है 2030 वाला, ये होने जा रहा है स्पेन में, और साथ आप देखें पुर्तगाल में। उससे पहले सेटिंग और बाकी मामला इस रीजन के अंदर करनी है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये चलेगा। Which country has become 21st member to adopt euro as its official currency? तो बल्गारिया जो है ना, जिसने अनाउंस किया है कि हम 2026 के 1 जनवरी से क्या करेंगे जी, यूरो करेंसी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो ये 21वां मुल्क बन गया, ये दुनिया का 21वां मुल्क बन गया है बल्गारिया जो यूरो करेंसी यूज़ कर रहा है। इससे पहले 20 थे, 2023 में आखिरी दफ़ा क्रोशिया था, इससे पहले रिकॉर्ड पेपर में पूछा गया है। आखिरी मुल्क जिसने यूरो जोन को ज्वाइन किया है वो क्रोशिया था, इसने 2023 में जो है ना जी यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया था। अब बल्गारिया ने भी अडॉप्ट कर लिया है प्रैक्टिकली, तो ये 2026 से करेंगे, 1 जनवरी से ऐलान कर दिया है, मुआहदे शुआहदे हो गए हैं। तो आप 21 मुल्क हो गए, तो कंट्री की तादाद पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा लास्ट कंट्री कौन सा है जिसने यूरो जोन को ज्वाइन किया, वो बल्गारिया है। ये 2 सवाल यहाँ से बन सकते हैं आपके। Which country became the first country to officially recognize तालिबान गवर्नमेंट? तालिबान की गवर्नमेंट को अभी तक सिर्फ एक ही मुल्क ने एक्सेप्ट किया है, उसका क्या नाम है? रशिया है। उसका क्या नाम है? रशिया। 3 जुलाई को एक्सेप्ट किया गया है, तो डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कंट्री का याद रखना ज़रूरी है कि रशिया जो ऐसे ही क्या किया जी, तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट मुल्क हो सकता है चाइना हो जो इसे एक्सेप्ट करे, या बेलारूस हो, ये 2-4 कंट्री हो सकते हैं। ठीक है जी, या ईरान भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये कंट्री हैं, उसके बाद पाकिस्तान भी इसके बारे में सोच सकता है। ठीक है जी, ये तालिबान की गवर्नमेंट अब जो बनी है उसकी बात हो रही है। इससे पहले भी एक तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी 1996 में, उसका भी पेपर पूछता है कि सर कौन से मुल्क थे जिन्होंने उसकी गवर्नमेंट को, तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया था। 3 मुल्क थे, जिसमें एक सऊदी अरेबिया था, दूसरा UAE था,
और तीसरा जो था उसमें पाकिस्तान था। 1996 में जो तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी, इन 3 मुल्कों ने एक्सेप्ट किया था उसे, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने और पाकिस्तान ने। अभी जो बनी है 2021 में, उसे पाकिस्तान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, ना सऊदी अरब ने ना यूएई ने। सिर्फ और सिर्फ रशिया वो मुल्क है जिसने इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। A young couple was shot dead on order of tribal council for marrying without family consent। अब ये इंसिडेंट हुआ, अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ। जहालत का कोई आखिरी लेवल अगर होगा तो ये इस तरह की होगी हालत। मैं तो इन्हें शहीद कहूँगा क्योंकि ज़बरदस्ती उन्हें मारा गया। ठीक है। तो इस तरह का जो था, एक न्यूज़ में चला था, हो सकता है पेपर में पूछ दिया जाए कि कौन से प्रोविंस में जो है ना जी ये इंसिडेंट हुआ है। तो बलूचिस्तान प्रोविंस में हुआ है। ठीक है जी। और इसमें जो पॉजिटिव अगर इसकी साइड देखें तो वो ये है कि सोशल मीडिया ने अपना रोल प्ले किया, और वो जो लोग इसमें शामिल थे इन्हें मारने में, उसमें से 14 के करीब लोग पकड़े गए हैं, जिससे रियासत की एडिट कोई थोड़ी बहुत जो है ना, कोई 1-आधी% जो है लोगों को पता चला है कि हाँ रियासत भी कोई चीज़ है। अब इन्हें कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए ताकि इस तरह का जो जुल्म है मज़ीद किसी पे ना हो। ये खुद तो चले गए हैं इस दुनिया से, अमर हो गए हैं, लेकिन पीछे उसके बाद कई जो लोग हैं इस तरह के, जो जिन्हें इनके बाद मारा जाना था, कत्ल किया जाना था, शहीद किया जाना था, बहुत सारे लोग उनमें से बच जाएंगे अगर रियासत प्रॉपर जो है ना इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। तो इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है इस इंसिडेंट की मजम्मत करने के लिए। सारा जोर जो है नियती औरतों के ऊपर ही चलता है इनका। बस आगे चलते हैं जी। विच मल्टीलैटरल इवेंट डिड पाकिस्तान अटेंड ऑन जुलाई 11, 2025 इन कुआलालंपुर। कुआलालंपुर के अंदर एक मीटिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से। इसाक डार साहब गए हुए आपको नजर आने सामने। तो कौन सी मीटिंग थी वहाँ जहाँ पे जी पाकिस्तान ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है, गए हैं। तो बंदे का नाम पूछा जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से कौन गया है। दुनिया में जितनी मीटिंग हो रही होती है ना जी आजकल, उनका इसाक डार साहब, वैसे भी फॉरेन मिनिस्टर ही जाता है, तो इसाक डार साहब जा रहे होंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कम जाते हैं, लेकिन डार साहब जो हैं ये जाएंगे। क्योंकि डार साहब एक तो वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह लें इन्हें आप, और साथ में ये फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, दोनों सीटें हैं इनके पास। ठीक है। तो आसियान की मीटिंग हुई है जी, 32वीं मीटिंग हुई है आसियान की। कहाँ पे जी हुई है? कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। तो वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से जो है ना कौन गया जी? इसाक डार साहब गए। Who launched पाकिस्तानी फर्स्ट एवर रियाट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स। तो सबसे पहली जो है ना जी कौन सा सूबा जिसने सबसे पहले ये जो दंगे फसाद होती हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक फोर्स बनाई। तो पंजाब जो है ना जिसमें भी नंबर ले गया है। तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर जो मरियम नवाज साहिबा है ना जी, उन्होंने जो है ना जी ये फोर्स बनाई है। तो पंजाब इसका जवाब सही रहेगा। ठीक है। सूबे को पूछता है जी कौन से सूबे ने ये बनाई है सबसे पहले। नेक्स्ट, विच रीजन इन पाकिस्तान सफर्ड डेडली फ्लड ड्यू टू ग्लेशियर मेल्ट एंड मानसून रेन। अभी आपको बताया कि मानसून रेन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना जी आपको बताया कि फ्लड आई है पाकिस्तान में। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो कौन सा है जो इसमें इफेक्ट हुआ है, तो इसमें हमारे पास सवात वैली है और गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है। सवात आपको बताइए कि पीके वाला साइड बनती है। तो यहाँ पे ज़्यादा जो है ना जी जोर था फ्लड का और काफ़ी सारे लोग जो थे इसमें मारे गए हैं। ठीक है जी। तो ये इसके बारे में बस यही मैक्सिमम सवाल बन सकता है, कौन सा रीजन ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। ऑन जुलाई 4, 2025 अ बिल्डिंग कोलैप्स इन लियारी कराची रिजल्टेड इन हाउ मैनी फैटलिटीज। ठीक है। अब अंदाज़ा लगाएं एक मुल्क के अंदर, अब मैं आपको क्या कहूँ, मतलब एक बिल्डिंग खड़ी थी पूरी की पूरी, उसके अंदर लोग रहते थे, एकदम से बिल्डिंग गिरी और वो सारे कुछ ख़त्म हो गया। 27 लोग जो है इसमें मारे गए हैं। ये 27 लोग जो मरे हैं, अब वो किसकी जिम्मेदारी, किसकी नाअहली की वजह से मरे हैं, इसके ऊपर कभी कोई बात नहीं होगी। जो बात करेगा उसे भी सबक सिखा दिया जाएगा। भाई जो कराची के डेवलपमेंट के इदारे ही हैं वो किधर मर गए थे। बिल्डिंग की इंस्पेक्शन होती है प्रॉपर,
अलाउ किया जाता है भाई ये बिल्डिंग जो है ना जी हाँ ठीक है सस्टेन कर सकती है, नहीं कर सकती है, एकदम से बिल्डिंग गिरी और चली गई। मतलब असल में बस ठेकेदार भी बनाने वाले ऐसे ही होते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमें इंसानी ज़िंदगी की कोई वैल्यू जो है ना जी समझ नहीं आती है, सिर्फ हमें पैसे ज़्यादा बचने चाहिए। जो मसाला इस्तेमाल होता है जो ठेकेदार कर रहे होते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, बस अल्लाह से ही बना है। प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर मेट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन डैश टू डिस्कस ट्रेड यूक्रेन एंड गजा। तो ये हमारे पास जो है ना जी केयर स्टारमर हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर और ये हैं जी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। तो इनकी मीटिंग हुई है कहाँ, स्कॉटलैंड में। एक तो ये पूछा जाता है कहाँ पे मीटिंग हुई, दूसरा एजेंडा क्या था, एजेंडा 3 थे बेटा, एक ट्रेड था, दूसरा यूक्रेन और तीसरा गजा। गजा को भी डिस्कस किया इन्होंने, यूक्रेन को भी किया और ट्रेड को भी डिस्कस किया। ये 3 जो है ना जी मेन टॉपिक थे, ये टॉपिक याद रखने और किधर मीटिंग हुई है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूजीलैंड डिफीटेड पाकिस्तान 6-2 इन फाइनल ऑफ द FIH नेशंस कप 2025 हेल्ड इन कुआलालंपुर के अंदर। एक तो ये हुआ है बेटा इसका हुआ कहाँ पे है, ये कुआलालंपुर के अंदर फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी FIH का जो एब्रीवेशन है। तो यहाँ पे जो है ना जी ये कहाँ हुआ, कुआलालंपुर में हुआ, वहाँ पाकिस्तान हार गया और कौन जीत गया जी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी है इसमें पाकिस्तान को, किससे जी 6-2 से शिकस्त दी है। ठीक है जी, ये हॉकी का जो है ना जी आप कहेंगे चैंपियन इवेंट था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज साइंड अ स्टनिंग 2-year एक्सटेंशन विद, तो आपको पता क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब जो है ये दुनिया के हाईली पेड जो है ना फुटबॉल के प्लेयर है, एक जबरदस्त प्लेयर, दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोइंग इनकी है, प्लेयर भी बड़े ज़बरदस्त हैं, हम्बल नेचर के हैं। खैर तो अभी जो है ना इन्होंने जो सऊदी अरब का ये हमारे पास ये पूछेगा, ये भी पूछेगा आपसे, अल नसर जो हमारे पास क्लब है फुटबॉल का, ये कौन से मुल्क का है, अल नसर सऊदी अरब का है। 2022 में इन्होंने इसे ज्वाइन किया था, 2025 के समर तक इनका जो मुआहदा था वो ख़त्म हो जाना था, अभी दोबारा से उसे रिन्यू किया गया 2 साल के लिए मज़ीद। जो न्यूज़ में था तो आप ये देखेंगे इसकी जो वर्थ बताई जा रही है $677 मिलियन जो है ना जी कि जो है ना जी कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन फुटबॉल हिस्ट्री फ्रॉम प्राइवेट जेट टू पार्शल क्लब ओनरशिप, जिसमें प्राइवेट जेट भी दिया गया उन्हें और पार्शल क्लब की ओनरशिप भी दी गई। ठीक है जी, 2022 में पहली दफ़ा इन्होंने साइन किया था, अब दोबारा उसे आगे एक्सटेंड किया गया। तो अभी आपसे जो सवाल यहाँ से बन सकता है वो ये बन सकता है जी एक्सटेंड किया है जी कितने साल के लिए, 2 सालों के लिए, या कब तक उसका मेंबर रहेगा, 2027 तक रहेगा। ठीक है, ये सवाल बन सकता है। दूसरा अल नसर जो हमारे पास फुटबॉल क्लब है ये कौन से मुल्क का है जी, सऊदी अरेबिया का। ये रोनाल्डो ने रिसेंटली कौन से उसे के साथ इस तरह से पूछा जाएगा आपसे। रवांडा कांगो पीस एग्रीमेंट हुआ जी, उसका दूसरा नाम पूछा गया, उसका दूसरा नाम क्या है। तो रवांडा और हमारे पास जो कांगो है, कांगो में आप देखें DRC, रवांडा DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और यहाँ पे हमारे पास है रवांडा। इनके दरमियान में तकरीबन कोई सन 2022 से जो था जी इशू चल रहा था, और मतलब जंग चल रही थी क्योंकि रवांडा की फोर्सेस जो थी वो DRC के अंदर इंटर हो गई थी। उसके बाद से जो है ना इनका इशू शुरू हुआ था। अब जाके वो जो है ना क्या हुआ, जिनकी पीस डील हुई है और एक मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे का नाम क्या है जी हमारे पास, उस मुआहदे का नाम है हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगा जी वाशिंगटन में हुआ, तो कॉल्ड वाशिंगटन एकॉर्ड। वाशिंगटन एकॉर्ड कहा गया उसे, इसका नाम पूछा जाएगा आपसे कि रवांडा और कांगो की जो पीस एग्रीमेंट है उसका दूसरा नाम क्या है, वाशिंगटन एकॉर्ड। वाशिंगटन ने करवाया है और ये अल्टीमेटली पीस की तरफ चले गए। ठीक है जी, कब हुआ जी ये, 27 जून 2025 को हुआ। डेट वैसे नहीं पूछी जाएगी आपसे, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना जिसके हवाले से सवाल आपका यहाँ से बन सकता है।
द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 वेयर डेट पाकिस्तान रैंक। तो पाकिस्तान का रैंक क्या है जी? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब ये है कि जो पासपोर्ट होता है हमारा, जैसे पाकिस्तान का पासपोर्ट है, उसकी दुनिया में कितनी वर्थ है, कितने मुल्क में वीज़ा फ्री एंट्री है, कितना तगड़ा है मतलब है कि पासपोर्ट। तो इसमें पाकिस्तान का जो रैंक आया है बेटा, वो आया है जी, इसमें आप देखें 96 नंबर पे है। कुछ थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, पिछले साल 100 था, पिछले साल 100 था 103 में से, इस बार 96 है जी, कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ है। 32 मुल्कों में जो है जी हम क्या कर सकते हैं जी, वीज़ा फ्री जा सकते हैं। 32 मुल्कों में पाकिस्तान के पासपोर्ट से आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। और 32 मुल्क वो कौन से हैं? अफ्रीका के मुल्क ही हैं वो, जहाँ आप जाएंगे आपको ही बेच दिया जाएगा। आगे चलते हैं जी। वर्ल्ड बैंक हैज़ रेज्ड इट्स इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन स्टैंडर्ड। ठीक है, एक गरीब आदमी की एक डेफिनेशन है। वर्ल्ड बैंक इसकी डेफिनेशन बताता है, एक स्टैंडर्ड बनाता है, उसके बाद पूरी दुनिया में चलती है। हमारे मुल्क में कहा जाता है ना इतने % गुर्बत है, उस गुर्बत को हम तयन कैसे करेंगे जी? कौन सा बंदा गरीब है इस मुल्क के अंदर? तो इस मुल्क के अंदर वो बंदा गरीब है, यूएनओ ने कहा है कि जो यूएनओ का वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो पर डे का $3 खर्च नहीं कर सकता है। पहले था $2.25 $2.15। अब उन्होंने कहा कि नहीं यार ये थोड़े पैसे हैं, तो कम से कम $3 जो है, मतलब आप देखें $3 का मतलब है तकरीबन कुछ 850 रुपये। जो बंदा हर रोज 850 रुपये नहीं कमा सकता, 900 पर आने चाहे, या 900 रुपये खर्च नहीं कर सकता, तो वो क्या है जी? गरीब है। तो गरीब की पॉवर्टी की या जो डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक ने नहीं दी है, उसका ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड क्या बनाया उन्होंने। ठीक है जी, कितने डॉलर रखा है? $3 रखा है। ठीक है जी। 4 कैडेट बम ब्लास्ट टारगेटिंग एसी। अच्छा, ये KPK के अंदर जो है ना जी, बम धमाका हुआ था बाजोड़ के अंदर, बाजोड़ एजेंसी जो है फटा की, तो उसके अंदर ये हुआ था बेटा। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए, वैसे तो हर रोज़ धमाके हो रहे होते हैं, ठीक है, कमीशन के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें कमिश्नर साहब जो थे उनकी भी डेथ हो गई, असिस्टेंट कमिश्नर बल्कि। इसमें मतलब आप देखेंगे असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर धमाका किया गया है, उसके ऊपर धमाका किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब और उनके साथ 3 एम्प्लॉय और थे, मतलब 4 जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे, वो क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। ठीक है जी। तो इसमें आप देखें कि इंजर्ड 11 लोग जख्मी हुए थे। तो ये कहाँ पे हुआ जी? बाजौल में हुआ। ये पूछा था कहाँ पे हुआ? बाजौल में हुआ। बाजौल में जो धमाका हुआ, वहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट ऑफिशियल की डेथ हुई है? असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी के ऊपर ये किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी 17th ECO समिट 2025, जो ये कहाँ पे हुई है जी? अजरबैजान में हुई है जी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए थे। ये अजरबैजान बाकू में हुई है। ECO एब्रीवेशन है हमारे पास, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1985 में ये बनी थी ECO। इससे पहले इसका पुराना नाम था RCD। RCD 1964 में बनी थी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट इसका पुराना नाम था, 1964 में बनी थी। फिर इसका नाम तब्दील करके क्या रख दिया गया? 1985 के अंदर ECO रख दिया गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 2025 की समिट कहाँ हुई? अजरबैजान में हुई, बाकू के अंदर। पाकिस्तान से किसने पार्टिसिपेट किया? ये भी सवाल बन सकता है। ECO की रिसेंट जो मीटिंग हुई अजरबैजान में, उसमें पाकिस्तान से कौन? उसके फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, या इस तरह से सदर गया हुआ था। इस तरह से 3-4 ऑप्शन दे सकता है आपको। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गए हुए थे। अजरबैजान के साथ हमारे भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं जी। एलन मस्क ने अनाउंस किया था जी, मैं एक नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ जी। उस पार्टी का नाम क्या है जी? उस पार्टी का नाम क्या है जी? द अमेरिकन पार्टी। असल में इसके ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, पिछले इलेक्शन में ट्रंप के साथ था, उसकी गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहा। फिर ट्रंप के साथ इसके मामला ख़राब हो गए। ट्रंप साहब आपको बताया गया वो नहीं किसी को छोड़ते, तो इन्हें भी जो है ना वहाँ से निकाल दिया गया बेइज्जत करके। फिर उन्होंने कहा जी मैं अपनी एक पार्टी बनाऊंगा जिसका नाम क्या होगा जी? द अमेरिका पार्टी होगा। तो इसका सवाल आपको चक्कर देके पूछ सकता है कौन सी USA की पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ऐलान किया कि मैं अमेरिका पार्टी बनाने जा रहा हूँ, या एलन मस्क ने जो पार्टी बनाने का कहा है उसका नाम क्या है? इस तरह से वो आपसे पूछ लेगा।
ठीक है जी। एलन मस्क आपको पता है वही ट्विटर वाले हैं जिन्होंने ट्विटर खरीद के उसको नाम चेंज कर दिया, एक्स कर दिया। स्टारलिंक वाले हैं ये और टेस्ला वाले हैं। स्टेट ऑफ यूएसए इफेक्टेड मोस्टली फ्लड रिसेंटली 2025। तो यूएसए में और पाकिस्तान में एक रिजेम्बलेंस तो है, उधर भी फ्लड आया, इधर भी फ्लड आया। ठीक है, उधर कौन से इलाके में फ्लड आया जी, कौन सी रियासत ज़्यादा इफेक्ट हुई? टेक्सास। टेक्सास की जो रियासत है वहाँ पे ज़्यादा फ्लड आया, जिसमें तकरीबन 130 के करीब जो लोग हैं वो क्या हो गए जी, अभी तक मारे जा चुके हैं। ठीक है जी, बस रियासत का याद रखना है कौन सी रियासत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। नेक्स्ट हमारे पास अल शिफा हॉस्पिटल का जो इंसिडेंट हुआ पिछले दिनों में पढ़ रहा था और मैं बस क्या कहूँ, शर्मिंदा भी हो रहा था कि पिछले 17 सालों में जो हमने कौम खड़ी की है वो ये की है, और हमने कसाई भर्ती की है, दूसरे अल्फाज में डॉक्टर्स के नाम पे 1% 2% लोग होंगे जो अच्छा काम कर रहे होंगे इस फील्ड के अंदर, बाकी सारे इसी तरह के हैं। तो एक डेड बॉडी लाई गई अस्पताल में और उसके बाद पता ये चला, उन्होंने कहा जी आपका मरीज जो है ना जी अभी हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 दिन तक 1 लाख पर डे के हिसाब, 7 दिन के बाद जब बॉडी ज़्यादा गलने सड़ने लग गई तो सोचा कि यार ये तो नहीं रख पाएंगे, फिर मालिक 8 लाख का आपका बिल है, ये ले और आप ले जाए अपनी बॉडी। वो रिया की मूवी में गब्बर का सीन था, सेम वही कॉपी इन्होंने दोहराई है। एक बड़ा नाम है अल शिफा हॉस्पिटल लाहौर की। अफसोस ये है कि हमारे पास वो गब्बर भी नहीं है, चलो वहाँ गब्बर तो है, हमारे पास वो गब्बर भी नहीं है। इंटरेस्ट है सारे इनके, गवर्नमेंट के साथ इनके सारे मामला हैं। जो अशराफिया बैठी हुई है मिलजुल के जो है से लूट रहे हैं इस मुल्क को। ठीक है, 2 नंबर दवाएं लिख लिख के दे जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ इनके वायदे हैं, वो लाखों करोड़ों और हज के वीज़े तक दे रही हैं इन्हें, ज़बरदस्ती जो है ना जी लोगों को दवाइयाँ खिलाने पे। अल्लाह माफ़ करे, बस क्या इसके लिए मैं अल्फाज यूज़ करूँ। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान टूरिज़म सेक्टर ने जो है ना रैंक 101 आउट ऑफ 119 कंट्रीज इन वर्ल्ड इकोनॉमिक टूरिज़म फोरम। तो ये 2024 का वैसे रैंक है कि पाकिस्तान का जो रैंक है टूरिज़म इंडेक्स में 101 है 119 में से। ठीक है, अभी शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया जी, अपॉइंटेड आ कतरी रॉयल, एक कतरी रॉयल ख़ानदान की, ये आपको नज़र आ रही है फीमेल, ऑन जुलाई 9 टू प्रमोट टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया है जी, कतर की एक जो रॉयल फैमिली के जिससे जिनका ताल्लुक़ है उन्हें क्या किया है जी, अपॉइंट किया है कि जी वो पाकिस्तान की टूरिज़म है उसे प्रमोट करें। ठीक है जी, का मुल्क का नाम याद रखना है आपने। टूरिज़म इंडेक्स में हमारा जो नंबर है वो 101 है 119 में से। 2024 की रैंकिंग है, 25 की नहीं है अभी तक। तो तरसीलात ज़र की अगर हम बात करें तो पिछले साल से इस साल जो है ना 8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। मतलब पिछले साल 30 अरब डॉलर थे हमारे, मतलब है कि रेमिटेंस जिन्हें हम कहते हैं, रेमिटेंस मतलब वो पैसे जो हमारे बाहर लोग रहते हैं पाकिस्तानी, वो अपने मुल्क में जो डॉलर भेजते हैं हर महीने या हर साल, तो वो जो डॉलर हैं उनकी तादाद बताई जा रही है कि ये 30 अरब डॉलर था पिछले साल, इस साल 38 बिलियन डॉलर है। मतलब 8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। एक अच्छा साइन ज़रूर है इसमें, यह है कि हमारा जो मतलब है कि डॉलर का एक गैप था, हमें डॉलर लेने के लिए जाना पड़ता था IMF इधर उधर, तो वो यहाँ से हमारा कम से कम पूरा हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो चले कवर हो गया है। हम चले बाहर नहीं इंडस्ट्री लगा के अब चीज़ें बेच सकते, कम से कम ये वाला जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं उनसे जो है ना कम से कम हमारा जो डॉलर का गैप है वो पूरा हो रहा है। एक अच्छा साइन है ये पाकिस्तान के लिए। हज रियाम खान अनाउंस टू मेक विच पॉलिटिकल पार्टी, रियाम खान साहिबा जो हैं ये इमरान खान साहब की साबिक अहलिया हैं, यही इनका इंट्रोडक्शन है बस। तो ये जो है ना इन्होंने जी ऐलान किया है कि जो एक नई पार्टी बनाने जा रही हैं जिसका नाम क्या होगा जी, द पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी। द पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी जो है ना जो बनाने जा रही हैं। इन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था तो इनकी ज़बान जब्त हो गई थी। अब देखें जी ये क्या गोल खिलाती हैं।
आगे चलते हैं जी। यूके लिफ्टेड बैन ऑन पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट आफ्टर हाउ मेनी ईयर। तो आपको पता है पाकिस्तान से डायरेक्ट जो फ्लाइट है वो यूके नहीं जा सकती थी, पाबंदी लगाई हुई थी उन्होंने, क्योंकि हमारे जो पायलट थे उनके ऊपर उनका क्वेश्चन मार्क था। उन्होंने कहा था कि आपने 2 नंबर भर्ती किए हुए हैं, आपकी जो फ्लाइट डायरेक्ट हम नहीं आने देते, यहाँ गिर जाए हमारे मुल्क में, हमारी जो आबादी है उसे भी नुकसान पहुंचेगा, तो पाकिस्तान की फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं आ सकती है। ठीक है, तो 5 सालों के बाद, कितने सालों के बाद, 5 सालों के बाद जो है ना जी, आफ्टर 5 ईयर उन्होंने क्या किया जी, बैन लिफ्ट किया है। तो अब डायरेक्टली पाकिस्तान से जो फ्लाइट है वो यूके जा सकेंगी, बरतानिया जा सकेंगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। पहले जो लोग बरतानिया जाते थे वो किसी दूसरे मुल्क से घूम के जाते थे। ठीक है, पहले यहाँ से फ्लाइट किसी और मुल्क जाती थी, वहाँ से कहीं और जाती थी, इस तरह से डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं थी, अब डायरेक्ट फ्लाइट जा सकेंगी। ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। लार्जेस्ट पीस ऑफ मार्स ऑन अर्थ सोल्ड प्राइसेस। अभी एक सबसे बड़ा जो पीस था मार्स का, वो ज़मीन पे जो है ना जी, ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसकी जो है ना जी अभी क्या हुई है जी, ऑक्शन हुई है, इसकी कीमत लगाई गई है। तो उसका जो वज़न है बताया जा रहा है वो तकरीबन जो है ना जी, आप ये देखिएगा 54 पाउंड बताया जा रहा है, 24-25 किलो इसका वज़न है। इसकी बोली लगी है और कितनी कीमत लगाई गई है जी उसकी, उसकी जो कीमत लगी है वो आप ये देखेंगे 5.3 5.3 बिलियन बनेगी हमारे पास। ये 5.3 मिलियन जो है ना जी में वो सेल हुआ है। मरीख का एक तोड़ा, लोगों के पास इतने पैसे हैं, क्या करेंगे पता नहीं इसका रख के। ठीक है, उसकी मतलब इतनी ज़्यादा कीमत लगी है, यूजलेस है फिलहाल तो हमारे लिए। रिसेंटली ट्रम्प अनाउंस विथड्रॉल फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन। ट्रम्प जो है ना जी, अब आपको इसके बारे में सारा पता ही है, मैं क्या कहूँ। ठीक है, इसने कहा गया जी हम जो यूनेस्को है उससे भी विथड्रॉ कर रहे हैं। सवाल बनेगा आपका लाजमी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से यूएस से निकलने जा रहा है। यूनेस्को जो है, इससे जो है ना जी वर्ल्ड हेरिटेज के हवाले से या कल्चरल एंड एजुकेशन के हवाले से ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब इससे भी उसने कहा कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम ऐसे इन्हें पैसे दे रहे हैं, हम इससे निकल रहे हैं। पहले वो जो इन्वायरमेंट के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन थी उससे निकल गया था ये ट्रम्प, लास्ट गवर्नमेंट में जब आया था, अब इसने कहा कि जी मैं इससे निकल रहा हूँ। यूनेस्को से निकलने का ऐलान किया जी ट्रम्प ने। यूनेस्को का लफ्ज़ याद रखेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी चीफ विजिटेड विच कंट्री। तो रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, चीफ ये हमारे पास बन जाएंगे जी आसिम मुनीर साहब जो हैं, इन्होंने रिसेंटली विजिट किया है चाइना का, और जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग की। तो ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पहले ये गए थे अमेरिका, ट्रम्प के साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई थी। वो जो इनका दौरा था बड़ा मतलब है कि उसके जो है ना जी न्यूज़ चली थी खबरों में, और इम्पोर्टेंट था वो दौरा। ट्रम्प साहब के साथ 1-to-1 मुलाकात हुई थी। अब चाइना गए थे, चाइना के जो है ना जी प्रीमियर के साथ इनकी मीटिंग हुई है, जो हाई ऑफिशियल्स थे उनके साथ मीटिंग हुई है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कौन से मुल्क का जो है ना जिन्होंने दौरा किया रिसेंटली, चाइना का। जो मार्शल, ये हमारे पास फील्ड मार्शल जो है ना जी, आपको बताया आजकल ये फील्ड मार्शल भी हैं। असम मुनीर साहब ने क्या किया जी, चाइना का विजिट किया रिसेंटली। ठीक है, 3 days UN हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन 2-state सोल्यूशन फॉर इजराइल एंड फलस्तीन। तो ये 3 जो है ना जी मीटिंग हुई है वहाँ पे 28 जुलाई से 30 जुलाई तक, 28, 29 और 30 जुलाई। ये डेट याद रखनी है आपने, ये डेट ज़रूर याद रखनी है। 28, 29 और 30, 3 दिन तक जो है ना जी UNO की मीटिंग बुलाई गई थी फ़लस्तीन का जो 2-state सोल्यूशन है उसके लिए। ठीक है, यूएन की तरफ से इसे कॉल किया गया था। इसमें 130 मुल्कों के तकरीबन जो नुमाइंदे थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जोर दिया कि 2 स्टेट होनी चाहिए, यहाँ एक फ़लस्तीन और एक इजराइल। पाकिस्तान की तरफ से भी गए हुए थे फॉरेन मिनिस्टर हमारे, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, उन्होंने भी बड़ी तकरीर की ज़बरदस्त वहाँ, और कहा कि जी इसराइल जो है ना जी क्या करे जी, तस्लीम करे इन्हें 2-state सोल्यूशन को, फ़लस्तीनियों को उनकी रियासत का हक मिलना चाहिए। अगर इस तरह से हो जाता है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। कम से कम ये जो जुल्म हो रहा है ये कम से कम रुक जाएगा। ठीक है, तो इसमें फ्रांस भी था, बरतानिया भी था, अमेरिका, कनाडा भी था। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर ये तो हम इस फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं सितंबर वाला जो इसका सेशन होगा यूएन का, उसमें। दूसरा उन्होंने कहा कि जी इसे इसराइल भी इंडोज करेगा 2-state सोल्यूशन को। जोर दिया इन्होंने इस बात के ऊपर। अब इम्प्लीमेंट करवा पाते हैं नहीं करवा पाते हैं, अब ये वक्त बताएगा।
नेक्स्ट है जी कंबोडिया और थाईलैंड की जो वार है, अभी रिसेंटली जंग चल रही है, उसके हवाले से 2-3 सवाल आपके बन सकते हैं। तो इनका आप ये देखें कि जंग जो अभी शुरू हुई है उसकी डेट आपसे पूछी जा सकती है। 24 जुलाई 2025 को जो है ना जी ये जंग शुरू हुई, जिसके अंदर अभी तक तकरीबन 34 के करीब जो लोग हैं वो जो है ना जी मारे जा चुके हैं, जिसमें 13 के करीब सिविलियन हैं और बाकी जो है ना क्या है जी सोल्जर हैं। इसमें अभी तक मारे जा चुके हैं 34 के करीब करीब लोग। अब इस जंग का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो हमें इसका मैप देखना पड़ेगा। ये आपको मैप नजर आ रहा है, ये हमारे पास कंट्री जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला ये जो हमारे पास कंट्री है, ये सारे का सारा ये हमारे पास है जी कंबोडिया, और ये वाला जो ऊपर वाला ये सारे का सारा हमारे पास बनेगा थाईलैंड। ये सारा हमारे पास क्या है, थाईलैंड है। ठीक है, ये हमारे पास थाईलैंड है, ये हमारे पास कंबोडिया है, या हमारे पास एक कंट्री है लाओस, और इसके साथ ये वाला जो कंट्री है सारे का सारा ये है हमारे पास वियतनाम। अब ये वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये जो कंट्री हैं इन्हें हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहा करते थे, क्योंकि जो फ्रांस आया था उनका कब्जा था इस सारे एरिया पे। उधर आगे कौन था जी, ये म्यांमार है, यहाँ पे हमारे पास बर्मा, बर्मा आगे इंडिया है। तो यहाँ पे हमारे पास सारा बरतानिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ये जो थाईलैंड था ये बफर स्टेट था, किसके दरमियान में, ये फ्रांस और जो बरतानिया दुश्मन थे ना, आपस में राइवल कंट्रीज थे। तो बफर स्टेट ऐसी रियासत को कहते हैं जो दो होस्टाइल जो कंट्री हैं, जो दो राइवल कंट्रीज है, उनके दरमियान में एक न्यूट्रल रियासत जो क्या करे जी, एक बफर का काम करे, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, बफर स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो थाईलैंड बफर स्टेट बना रहा फ्रांस के दरमियान में। सारा कौन है, फ्रांस है, इधर कौन है, बरतानिया है। अब फ्रांस जब यहाँ से जाने लगा 1953 में, जब इन मुल्कों को आज़ादी मिली, तो फ्रांस ने ये वाले जो इलाके हैं बॉर्डर के पास वाले, इन भी बहुत सारे एरियाज के ऊपर कब्जा था किसका, फ्रांस का। बहुत सारे एरियाज के ऊपर, मतलब आप ये देखेंगे आप ये थाईलैंड के बहुत सारे एरियाज जो थे वो किसके पास थे, फ्रांस के पास थे, बॉर्डर के साथ साथ वाले। ठीक है, जब वो जाने लगा तो इनका जो बॉर्डर है वो इसने कोई प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया। बहुत सारे जो इलाके थे वो यहाँ पे डिस्प्यूटेड रह गए। उनमें से हम देखें कौन सा है, हमारे पास प्रिया मंदिर है एक, और दूसरा हमारे पास है ता माउन मून टेम्पल है, ये वाला। ठीक है, ये प्रिया मंदिर है, और ये हमारे पास चोंग बुक पास है। यहीं पे हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है, इसी कोने पे बना लेना, एक ट्रायंगल बनती है जिसका नाम क्या है हमारे पास, इमरलैंड ट्रायंगल, जो किस किस के दरमियान में है, इसका आप खबरों में आपसे पूछा जा सकता है, खबरों में चल रहा है ये, तो आपसे पूछा जा सकता है। ये एक साइड पर लाओस है, एक तरह से हमारे पास थाईलैंड, एक साइड पर कंबोडिया है। असल में इशू यहीं से शुरू होता है। अब यहाँ पेट्रोलिंग होती रहती थी दोनों तरफ से, आर्मी की उधर की भी इधर की भी। ठीक है, तो इन मंदिर, ये जो मंदिर है ना, ये पहले असल में देखें, ये तो दोनों मुल्क है, इनकी जो आबादी है वो बुद्ध है, बुद्धिस्ट है। 90% आबादी थाईलैंड की भी, कंबोडिया की भी कौन है, बुद्धों की है। उनका भी यहाँ हिंदुओं के मंदिर हुआ करते थे जब यहाँ पे हिंदू एम्पायर था कभी। ठीक है, तो अब ये मंदिर जो है कौन सी आबादी के पास है जी, अब ये बुद्धों के पास हैं। तो होता ये है कि ये जो 2-3 टेम्पल मैंने आपको, प्रिया मंदिर है या मून मेंटर, ये जो हमारे पास टेम्पल है, इनके ऊपर थाईलैंड कहता है ये मेरे हैं, कंबोडिया कहता है ये मेरे हैं। इससे पहले भी इनकी झड़प हुई बहुत दफ़ा। तो कंबोडिया इस इशू को लेके गया किसके पास, यूएनओ के पास। यूएनओ ने जो है जी इसका डिसीजन किया, और ये जो मंदिर हैं ये दे दिए किसे, कंबोडिया को। जब कंबोडिया को दे दिए और थाईलैंड को कहा कि अब अपनी यहाँ से आर्मी निकालें, थाईलैंड ने अपनी आर्मी तो निकाल ली, लेकिन वो खुश नहीं था इस फैसले से यूएनओ के। इसीलिए जो थाईलैंड है इसका इलाका है किसके साथ, अमेरिका के साथ। अमेरिका से ये असला ले रहा था, अच्छा खासा इनका डिफेंस का बजट है। F-16 है थाईलैंड के पास, अमेरिका से इसने लिए हुए एक तकड़ा, मतलब एक आर्मी के हिसाब से एक तकड़ा मुल्क है।
जबकि जो कंबोडिया है ये चाइना की तरफ चला गया। फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो जो कंबोडिया है इसके अच्छे ताल्लुकात है किसके साथ? चाइना के साथ। ये थोड़ा बहुत असला वहाँ से ले रहा है, ठीक है। इस तरह से इनके बॉर्डर के ऊपर मामला चलते रहते थे, कभी झड़प हो गई उधर से, कभी इधर से हो गई। अब जाके क्या हुआ जी, अल्टीमेटली 24 जुलाई को यहाँ जो है ना जी, थाईलैंड का एक जो फौजी था वो गश्त कर रहा था, उसका जो पाँव था वो माइंस पे आ गया, जिससे वो ब्लास्ट हुआ, वो जख्मी हुए काफ़ी सारे लोग उनके। इस तरह से तो थाईलैंड ने इल्ज़ाम ये लगाया कि जी कंबोडिया क्या करे, हमारे इलाके में आके माइंस बिछा रहा है, ठीक है। इस तरह से थाईलैंड की आर्मी ने क्या कर दिया जी, वहाँ पे मार्च शुरू कर दिया और इलाके में उसके मामला ख़राब होने शुरू हो गए। अब अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें, कुछ थोड़ा सा पीछे जाए हिस्ट्री में, तो थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थी अभी, उनके वालिद और जो कंबोडिया की प्राइम मिनिस्टर है उनके वालिद वो अच्छे दोस्त थे, उनका याराना था, ठीक है। अब जो कंबोडिया का प्राइम मिनिस्टर है उसका बाप अभी जिंदा है, बैठा हुआ है, और इधर जो थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर है उसका बाप चला गया है। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने राब्ता किया, बल्कि उससे राब्ता किया किसके? थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उसके वालिद ने उससे बातचीत की। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना उसे कह दिया कि जी मैं तो खुद जो है ना जी आर्मी से तंग हूँ, मुझे नहीं पता है कि जो है ना जी अंकल ये क्या हो रहा है, ये खूबसूरत सी लड़की आपको नज़र आ रही है, मैं तो खुद ही जो है ना जी तंग हूँ अपनी आर्मी से, और जो है ना जी ये क्या करते हैं जी, मैं कोशिश करती हूँ आपको कुछ और। इस तरह की मतलब एक कॉल उनकी हुई, ठीक है, इसके वालिद के साथ। अब एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर या उसके किसी भी ऑफिशियली जो टॉक हो रही होती है वो सीक्रेट होती है, वो लीक नहीं करनी होती। ये घटियापन किया कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, इनके वाले साहब जो थे, उन्होंने क्या किया, उस कॉल को रिकॉर्ड करके पब्लिक कर दिया। अब रिकॉर्ड करके पब्लिक जब कर दिया तो वहाँ थाईलैंड के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया। भैया जिस तरह गद्दारी, आप तो गद्दार हैं, आप हमारी जंग चल रही है और आप उन्हें कह रही है जी आर्मी, हमारी आर्मी के खिलाफ बातें कर रही हैं आप। वहाँ से एक बड़ा प्रेशर आया, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहिबा जो हैं, इनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है उसे सस्पेंड कर दिया गया। ये आपको नजर आ रही है थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर जो है, इनका नाम आप पूरा याद ना रहे तो कोई मसला नहीं है, ये याद रखिएगा आप, शिनावात्रा। शिनावात्रा याद रखना है आपने, शिनावात्रा। शिनावात्रा की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो सस्पेंड कर दी गई। क्यों क्यों जी, किस वजह से जी? ड्यू आफ्टर लीक कॉल विद कंबोडियन लीडर। जो लीक का उसने तो वैसे कह दिया कि अच्छे ताल्लुकात थे इसके बाप के उसके बाप के साथ। मेरा अंकल जी हम तो चाह रहे हैं कि ये मामला ख़राब ना हो, जो है ना बॉर्डर के ऊपर जो है ना मामला ठीक रहे, लेकिन हमारे आर्मी चीफ जो है जी वो आपको पता है कितना सुनते हैं हमारी, तो आप जो है ना जी मैं कोशिश करती हूँ उसे ठीक करने की, आपको इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। ये कॉल थी। अब ये लीक हो गई, इसके लिए तो दवा आ गया, अब ये बेचारी घर चली गई है, इसकी जगह पे वो एक्टिंग लाया गया है। अब वो नेशनलिज्म शो करेगा वो कि मैं जो है ना जब अपने मुल्क का वफादार हूँ, तो गद्दार थी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने आर्मी चढ़ा दी, F-16 भेज दिए, लड़ाई शुरू हो गई। इस तरह से मामला खराब होता चला गया। दूसरी साइड पे ये साहब थे कंबोडिया के, कॉल लीक जो वो इसके बाप के साथ थी इसकी। अंकल क्यों बोला है जी आपने? तो ये मामला इस तरह से हुआ। खैर अभी कुछ सीज फायर हुआ है, चाइना दरमियान में आया है, तो अभी कुछ मामला जो थे वो कूल डाउन हुए हैं। आगे चल के इंशाल्लाह कोई परमानेंट सीज फायर हो जाएगा इनके दरमियान में। तो ये अपडेट थी इस जंग के हवाले से, ठीक है। तो कंबोडिया और थाईलैंड के हवाले से कोई ऐसा सच मतलब है कि आपका सवाल ये बनेगा। थाईलैंड का आपको पता है कैपिटल हमारे पास क्या है जी, बैंकॉक है, करेंसीज की बात है। और कंबोडिया का अगर कैपिटल देखें तो प्योंगयांग, ये स्पेलिंग है PHNOM, PEN, प्योंगयांग, ठीक है। करेंसी जो है इसकी रियाल है, ठीक है। खिमर रोग भी, खिमर एक डायनेस्टी कभी हुआ करती थी कंबोडिया के अंदर, इसलिए कंबोडिया को खिमर रोग भी कहते हैं, ठीक है जी। और इस तरह से अंकोर वत जो एक टेम्पल है हिंदुओं का एक तारीखी, अंकोर वत, वो भी यही कंबोडिया में है। इसके हवाले से सवाल बनता है, कंबोडियन लैंग्वेज जो है उसकी दुनिया की सबसे बड़ी अल्फ़ाबेट रखने वाली लैंग्वेज है। सवाल इस तरह बना था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट कौन सी लैंग्वेज के हैं, तो कंबोडियन लैंग्वेज के 74 अल्फ़ाबेट है, 74, ठीक है। तो 5-7 ये सवाल यहाँ से
बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये बेटा आपके करंट अफेयर थे जुलाई की। उम्मीद है मैं आपको ये कवर करवा पाया हूँगा। हमारा जो नया बैच है वन पेपर का वो इंशाल्लाह 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जिसमें जनरल 10 के 10 सब्जेक्ट कवर होंगे। आप में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहे हमें हमारी लाइव क्लासेस को, तो वो 3 अगस्त से पहले पहले रजिस्टर हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।